Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik, and this is a class on Henry Vaughan. वॉन का स्पेलिंग है VAUGHAN. इसको वॉन पढ़ा जाता है. ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे, वेल्स के रहने वाले. इंग्लैंड का एक राज्य है. वॉज अ पोएट, ट्रांसलेटर एंड फिजिशियन. फिजिशियन मतलब डॉक्टर. अच्छा, अब हम मेन बात करते हैं कि इस राइटर को हम जानते हैं रिलीजियस पोएम्स के लिए. पर्टिकुलरली जॉर्ज हर्बर्ट के बाद रिलीजियस पोएम्स लिखने में इनका नाम इंपॉर्टेंट आता है. लेकिन ये अच्छा, इनका जो मेजर कलेक्शन है उसका नाम है सिलेक्स इंटेलियंस, विच वाज पब्लिश्ड इन 1650 एंड इट्स सेकंड पार्ट केम इन 1655. एक और इनका वर्क फेमस है, 10th सटायर ऑफ जुवेनल इंग्लिश. ये आपको याद रखना है. अब बात आती है कि मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में हम काफी कुछ जानने लगे हैं. अब मेटाफिजिकल पोइट्री की स्टार्टिंग जॉन डन से होती है. जॉर्ज हर्बर्ट रिलीजियस पोएम लिखने वाले मेटाफिजिकल पोइट्री की कैटेगरी के दूसरे राइटर थे. और तीसरे इंपॉर्टेंट राइटर है हेनरी वॉन. और आपको मालूम है कि जो ये मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं, ये खास किस्म की इमेजरी इस्तेमाल करते हैं, हमें सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं. और दो खास इस तरह के इमेजेस इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए कि वो मेटाफर्स एक दूसरे से लिंक नहीं करते हैं, लेकिन कभी जबरदस्ती उनको लिंक करता है. इसके बाद आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये जो टाइटल मैंने डाला है कि ही स्ट्रगल्स टू फाइंड अ वॉइस, बिकॉज आई एज टोल्ड यू कि in this category of school, John Donne was a major voice, and then George Herbert came. तो हेनरी वॉन जो था वो अपने खुद के स्टाइल में पोइट्री लिखने के लिए काफी एफर्ट कर रहे थे वो. तो उनको बाद में अपना खुद का एक स्टाइल मिल गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है कि ये सन्स ऑफ बेन की कैटेगरी में आते हैं. बेन जॉनसन एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, उनके फॉलोवर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बेन जॉनसन वाज अ ड्रामेटिस्ट आल्सो एंड अ पोएट आल्सो. तो वो जिस तरह की लव पोएम्स लिखा करते थे, उस स्टाइल की पोइट्री मेटाफिजिकल स्कूल में इन्होंने लिखी, हेनरी वॉन ने. तो इनको सन्स ऑफ बेन की कैटेगरी में डाला जाता है. ठीक है. और इसके बाद में मोर देन हाफ ऑफ द पोएम्स इन दिस कलेक्शन आर लव पोएम्स with Catherine as the subject in one upon the Privy Grove his usual retirement. तो इसका मतलब है कि हेनरी वॉन जो हैं, उनका ये जो कलेक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पोएम्स विद द 10th सटायर ऑफ जुवेनल इंग्लिश, ये जो सेकंड कलेक्शन है, क्योंकि इससे ऊपर पहले मैं एक कलेक्शन की बात कर चुका हूँ जो ज्यादा फेमस है, सिलेक्स सिंटिलेंस. ये रिलीजियस पोएम्स का कलेक्शन है, ओके, जो 1650 में आया. और सेकंड कलेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम क्या बताया मैंने आपको, पोएम्स विद द 10th सटायर ऑफ जुवेनल इंग्लिश. इसमें उनके लव पोएम्स और रिलीजियस पोएम्स दोनों तरह की पोएम्स शामिल हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स की. सबसे इंपॉर्टेंट पोएम इनकी मानी जाती है, उसका नाम है द रिट्रीट. द रिट्रीट एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर कवि ने यह समझाने की कोशिश की है, क्योंकि रिट्रीट के आपको मालूम है दो मतलब होते हैं. एक तो होता है जब युद्ध हो जाता है कंप्लीट या फिनिश शाम को, तो सेनाएं जब वापस अपने खेमे में जाती है, अपने टेंट्स में जाती हैं, तो वो उसको रिट्रीट करना कहते हैं. ठीक है. और दूसरा रिट्रीट का मतलब होता है किसी चीज से बच करके वापस आ जाना. और यहाँ पे रिट्रीट का मतलब है कि जो बाइबल की कहानी है कि एडम और ईव को भगवान ने पैदा किया गार्डन ऑफ ईडन में, फिर किस तरह से उन्होंने द फ्रूट ऑफ नॉलेज खाया, और किस तरह से गॉड ने फिर उनको श्राप दिया और वो उनको डेथ दी, और वो जब गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिए गए तो कैसे उनके आगे बच्चे पैदा हुए, और कैसे क्राइस्ट पैदा हुए, क्राइस्ट ने क्रूसीफाई किया, उनको क्रूसीफाई किया गया, और उनका जो ब्लड निकला, उनको जो लोग चर्च में सेरेमनी करके उसको वाइन को और ब्रेड को उनका ब्लड और फ्लैश यानी मांस समझ करके प्रसाद के रूप में खाते हैं, उस सेरेमनी के दौरान वो ये कसम खाते हैं कि भाई हमने पाप किया है और अब हम उसके लिए शर्मिंदा हैं. तो ये जो पूरी कहानी है उससे रिलेटेड ये पोएम है, जिसमें राइटर को ऐसा लग रहा है कि वो काफी आगे आ गया है, और उसको अचानक से याद आया कि मैं तो सोल हूं, यानी मैं उतना प्योर हूं जो अपने गॉड के घर से जब निकला था, तो उसको वापस गॉड के घर जाने का मन कर रहा है. मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी. और मैं सभी स्टूडेंट्स को एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि द रिट्रीट पोएम को इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक रोमांटिक पोएट हुए हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी. कहते हैं कि वो पोएम इस पोएम से इंस्पायर्ड है. तो मैं इस पोएम को पढ़ रहा हूं. हैप्पी दोज अर्ली डेज
बड़े अच्छे दिन थे वो पुराने वाले अर्ली डेज। अब यहाँ पे अर्ली डेज का मतलब है जब एडम और इव पैराडाइज में रहते थे। व्हेन आई, यहाँ पे आई का मतलब है पोएट अपने बारे में कह रहा है, बट समहाउ ही इज टॉकिंग अबाउट द होल मैनकाइंड। ठीक है, आपको इसको मेटाफोरिकली समझना है, यही मेटाफिजिकल पोएम की खासियत होती है कि जब मैं चमकता था इन माई एंजल इन्फेंसी, जब मैं एंजल की तरह पवित्र होता था और मेरा बचपना चल रहा था, मतलब मैं ज्यादा मिच्योर नहीं हुआ, पापी नहीं हुआ। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस का मतलब धरती जहां पर हम पैदा होकर के जीवन जीते हैं, और मैं इसको समझा, उससे पहले जो मेरे को जगह मिली थी, अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस, जो मुझे अपॉइंट किया गया कि भाई तेरा ये दूसरा जन्म, रेस मतलब यहाँ पे जन्म से है, कि तेरा सेकंड जन्म यहाँ होगा। पहले कौन था? इंसान आत्मा था, भगवान के साथ रहता था, प्योर था, विदाउट सिन था। और टॉट माई सोल टू फैंसी ऑट, और मैंने सिखा दिया अपनी आत्मा को जितनी भी फैंसी यानी कल्पना, एनीथिंग मतलब ऑट मतलब एनीथिंग, कुछ भी सिखा सकती है वो कल्पना से मैंने अपनी आत्मा को सिखा दिया कई तरह के पाप करना। बट अ वाइट सेलेस्टियल थॉट, लेकिन मैंने कभी भी सेलेस्टियल मतलब दैवीय डिवाइन थॉट नहीं सिखाई। मतलब मैंने अपनी आत्मा में कभी गॉड को याद नहीं किया, और जब मैं पैदा हुआ इस धरती पर तो पाप करता चला गया। तब मुझे वापस से पुराने दिन याद आए कि अरे मैं तो आत्मा हुआ करता था, प्योर हुआ करता था। व्हेन येट आई हैड नॉट वॉक्ड अबाउट अ माइल और टू फ्रॉम माई फर्स्ट लव। फर्स्ट लव का मतलब यहाँ पे गॉड। अभी मैं गॉड से ज्यादा दूर नहीं गया था, एक दो मील दूर नहीं गया था। एंड लुकिंग बैक, जब मैंने पीछे पलट के देखा, एट दैट शॉर्ट स्पेस, उस थोड़ी सी दूरी पर, तो कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस, तो मुझे दूर से उनका चमकीला चेहरा दिखा गॉड का। व्हेन ऑन सम गिल्डेड क्लाउड और फ्लावर, ये हेवन की इमेजरी है, कहते हैं कि गॉड के आसपास जो बादल है वो सुनहरे रंग के हैं। एंड फ्लावर, माई गेजिंग सोल वुड ड्वेल एन आवर, तो मेरी जो गेजिंग मतलब झांकती हुई आत्मा एक घंटे तक वहां ड्वेल मतलब निवास करती रही, मतलब सोचती रही कि अरे मैं ऐसी जगह इतने सुंदर स्वर्ग में रहा करता था। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज स्पाई, और उस कमजोर ग्लोरीज मतलब चमक में, अर्थात मेरे मन में जब वो छोटे मोटे विचार और चमकीले विचार, क्यों कह रहा है कमजोर विचार, क्यों कह रहा है राइटर? क्योंकि गॉड के बारे में हम बहुत कम समय ही सोच पाते हैं। कहता है उस वक्त मुझे पता चला, स्पाई मैंने जासूसी होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब निकलेगा मुझे पता चला, सम शैडोज ऑफ एटर्निटी, अचानक से मुझे कुछ याद आया। कुछ शैडोज का मतलब है कुछ आइडियाज आए मेरे दिमाग में कि मैं तो एटर्नल हूँ, शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमानेंट हूँ, मैं बॉडी नहीं हूं जिसको मौत आती है। बिफोर आई टॉट माई टंग टू वूंड, इससे पहले कि मैंने अपनी जबान को, जब हम इस धरती पर आते हैं, दूसरा जन्म होता है हमारा, पहले हम आत्मा होते हैं, तो हम धरती पर आकर के, क्योंकि हमें हर तरह के काम करने पड़ते हैं, तो हम अपनी जबान को जख्मी कर लेते हैं, अर्थात झूठ बोलकर। माई कॉन्शियंस, मेरी अंतरात्मा, विद अ सिंफुल साउंड, पाप की आवाज से भर गई, और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस, और मैंने काला जादू सीख लिया। काला आर्ट का मतलब है दुनियादारी चलाने के लिए जितने भी हम जतन करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, उनको ब्लैक आर्ट कह रहा है कवि। डिस्पेंस यानी मैंने फैला दिया चारों तरफ। सेवरल सिन टू एवरी सेंस, एक एक इंद्री से मैंने न जाने कितने कितने पाप कर दिए। बट फेल्ट थ्रू ऑल दिस फ्लैशली ड्रेस, लेकिन मैंने, फ्लैश मतलब मांस, ड्रेस मतलब आपको पता ही है कपड़े। ये आत्मा ने किसके कपड़े पहने बताओ? शरीर के, यानी मांस के। तो मैंने इस शरीर से, अब ये मेटाफिजिकल आइडिया है कि अपनी बॉडी को बॉडी ना कह करके फ्लैशली ड्रेस बोल रहा है राइटर। ओके, मैंने महसूस किया, फेल्ट ब्राइट शूट्स ऑफ एवरलास्टिंगनेस, मुझे अचानक से ऐसे ब्राइट शूट्स का मतलब ऐसी किरणें सी नजर आई अपने अंदर से कि मैं तो एवरलास्टिंग हूं, मैं तो एफीमेरल नहीं हूं, मैं क्षणभंगुर नहीं हूं, मैं ट्रांजिएंस नहीं हूं, मैं एटर्नल हूं, एवरलास्टिंग हूं, हमेशा के लिए हूं। ओ का मतलब है, फिर राइटर को ऐसा ख्याल आ रहा है, वो बड़ा पश्चाताप कर रहा है कि हाउ आई लॉन्ग टू का मतलब होता है यहाँ पे इच्छा करना, टू ट्रेवल बैक, कितनी इच्छा करता हूं कि मैं वापस से पीछे चला जाऊं। एंड ट्रेड मैंने चलना, वापस से चलूं अगेन, फिर से दैट एंशियंट ट्रैक, उस पुराने रास्ते पर, दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन। माइट मतलब शायद, वापस से एक बार फिर से मैं पहुंच जाऊं उस मैदान में, उस हेवन के मैदान में, पैराडाइज के मैदान में, गार्डन ऑफ ईडन के मैदान में, वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन। ट्रेन का मतलब 17वीं शताब्दी की कविता है, तो ट्रेन तो आई नहीं थी तब तक, इसका मतलब है कड़ियां, ग्लोरियस कड़ियां, अर्थात मेरी जो एक के बाद एक जो मेरी स्थिति हुई है लाइफ में,
मैं वापस से अपनी फर्स्ट स्थिति में पहुंच जाऊं, फ्रॉम वेंस, जहां से द एनलाइटेंड स्पिरिट सीज। ये जो एनलाइटेंड मतलब जिसको ज्ञान हो जाता है सोल का, परमात्मा का, उस आत्मा को वो आत्मा देख सकती है, दैट शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज। ऐसा कहते हैं कि हेवन में पाम के पेड़ हैं, तो कहता है कि वो, और उसमें पाम के पेड़ की बहुत सारी छाया है। मतलब मैं जेरूशलम अर्थात मैं क्राइस्ट के शहर अर्थात गॉड के शहर चला जाऊं, बट माय सोल विथ टू मच स्टे। पर मैं क्या करूं, मेरी आत्मा कुछ ज्यादा लंबे समय तक लगता है यहाँ पे रुक गई है धरती पर, इज ड्रंक, उसको नशा हो गया है पापों का, एंड स्टैगर्स इन द वे, और वो लड़खड़ा रही है रास्ते में। सम मैन फॉरवर्ड मोशन लव, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में आगे का मोशन पसंद करते हैं, आगे बढ़ना पसंद करते हैं, बट आई बाय बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव, मैं तो लेकिन पीछे मुड़ना चाहूंगा, पीछे की कदम बढ़ाना चाहूंगा। एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल्स टू दी अर्न, और जब भी मेरी डस्ट यानी मेरी मौत होगी, मुझे दफना दिया जाएगा, और मेरी जो डस्ट है या मेरी राख है उसको अर्न यानी कलश में भरा जाएगा, इन दैट स्टेट आई केम, इस डस्ट के रूप में ही मैं धरती में आया था, इसी रूप में मैं रिटर्न वापस चला जाऊंगा। तो आपने नोटिस किया कि जो रिट्रीट पोएम है वो रिलीजियस पोएम है, जिसमें कवि, अब मैंने इसका सबका एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पे, ये 32 लाइन की लंबी पोएम है, और इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में, आयम्बिक टेट्रामीटर। ओके, और उसमें हर तरह से राइटर ने ये बताने की कोशिश की है, इसको आप पढ़ेंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसमें मैंने जो कुछ समझाया उसको यहाँ पे लिख दिया है मैंने इंग्लिश में, ताकि आप उसकी इंग्लिश उतार सको। ठीक है, और राइटर वापस से जो लास्ट लाइन है, इसमें ये वर्ड आ रहा है, इससे कंफ्यूज मत होना, पेनल्टीमेट, दिस विल बी द पेनल्टीमेट एंडिंग फॉर अ मैन हु लॉन्ग्स फॉर हिज प्रीवियस लाइफ। पेनल्टीमेट का मतलब होता है अल्टीमेट से जस्ट पहला, मतलब आपने गॉड को चाहा, आपको एटलीस्ट ये ज्ञान हो गया कि आप आत्मा हैं। अध्यात्म जो होता है ना, हिंदी में एक शब्द है आध्यात्म, बहुत सुना होगा आपने। दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द संस्कृत सेंटेंस अधि आत्मा अस्ति, मैं आत्मा हूं, अधि आत्मा अस्ति, अधि मतलब हूं, आत्मा, मैं अधि मतलब मैं आत्मा हूं। अगर आपको ये ज्ञान हो जाता है तब आप समझ जाओ कि आप ट्रांसेंडेंस को समझ गए हो। और आत्मा जिसको समझ में आ जाती है, तो फिर वो उसको ये भी समझ में आ जाता है कि सामने वाले में भी आत्मा है, फिर जानवरों में भी आत्मा है, पौधों में भी आत्मा है, फिर वो किसी को हर्ट नहीं करता है, और फिर उसको ये पूरी कायनात, ये सृष्टि, ये भगवान की जो सीक्रेट जो संसार है ये समझ में आने लगता है, और वो वापस चाहता है कि मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊं जहां से मैं आया हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी द मॉर्निंग वॉच, ये भी रिलीजियस पोएम है। इसके अंदर राइटर ने बताने की कोशिश की है कि रात को हम सो जाते हैं और फिर सब हम सुबह जागते हैं, तो जब हम जागते हैं, ओ जॉय इज इनफाइनाइट स्वीटनेस, कितना आनंद है, विद व्हाट फ्लावर्स एंड शूट्स ऑफ ग्लोरी माय सोल ब्रेक्स एंड बट्स। जैसे बर्ड्स यानी कलियां खिलती हैं, ऐसे ही मेरी आत्मा, चमकदार आत्मा फिर से उठ जाती है, और वो देखती है कि ऑल द लॉन्ग आवर्स ऑफ नाइट एंड रेस्ट, ये जो लंबे समय मैं सोया हूं, आराम किया है, थ्रू द स्टिल श्राउड्स ऑफ स्लीप, शांत, श्राउड का मतलब कफन होता है, लेकिन आपको मालूम है जब बॉडी सोती है चद्दर ओढ़ करके, तो एक तरह से वो मौत के समान है। कहता है उसको ढक लेती है मेरी आत्मा को, दिस ड्यू फेल ऑन माई ब्रेस्ट। और जब सुबह उठता हूं और देखता हूं कि ओस की बूंदें पड़ी हैं आसमान के ऊपर, सॉरी चारों तरफ, राइटर को महसूस होता है कि ऐसे ही ड्यू की बूंदें मेरी छाती पर गिरी हैं। ओ हाउ इट ब्लड्स एंड स्पिरिट्स ऑल माई अर्थ। राइटर ने अपनी बॉडी को अर्थ कहा है, और कह रहा है कि जैसे खून की बूंद गिरती है, ऐसे ही ओस की बूंद धरती पर गिरती है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि खून की बूंद का रेफरेंस क्यों आया। इसका मतलब है, ये जो रात है ना यहाँ पे इस कविता में, इस रात का मतलब है कि आपने पाप किया और आपकी डेथ हुई। ओके, और सुबह फिर से आएगी, मतलब आप क्षमा मांग लो गॉड से, और गॉड ने, क्राइस्ट ने जो अपना ब्लड दिया है, क्योंकि क्राइस्ट और गॉड को एक ही माना जाता है, क्राइस्ट ने जो ब्लड दिया है सूली पर चढ़ करके, इस धरती पर आकर के, तो क्रिश्चियन लोगों को ये कहा जाता है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि वो पापी हैं, तो फिर उनको वापस से स्वर्ग मिल जाएगा, यानी सुबह होगी उनकी लाइफ में फिर से। सो ये सिंबॉलिक पोएम हो गई, मेटाफिजिकल पोएम हो गई, जिसमें डे एंड नाइट आर रिलेटेड टू, नाइट इज रिलेटेड टू सिंस, एंड डे इज रिलेटेड टू, मॉर्निंग इज रिलेटेड टू न्यू बर्थ ऑफ द सोल। ठीक है, हार्क, हार्क का मतलब होता है अटेंशन, ध्यान दो, इन व्हाट रिंग्स एंड हाई हिमनिंग सर्कुलेशन। रिंग मतलब चक्कर, चक्कर है ये जिंदगी और मौत का, और हिमनिंग का मतलब होता है भजन जब हम गाते हैं, और सर्कुलेशंस में द क्विक वर्ल्ड अवेकन्स, अवेक्स एंड सिंग्स। रात को सो गए, सुबह उठ गए, तो एक चक्कर बन गया,
सारा संसार जाग जाता है, भगवान की तारीफ गाता है, सुबह उठ के सब भजन गाते हैं। द राइजिंग विंड्स, और ये राइटर नेचर की बात कर रहा है यहाँ पे कि देखो हवाएं चल रही हैं, राइजिंग विंड्स मतलब चलती हवाएं, एंड फॉलिंग स्प्रिंग्स, गिरते झरने, बर्ड्स बीस्ट्स ऑल थिंग्स, दुनिया की सारी चीजें, बीस्ट मैंने जानवर, अडोर हिम इन देयर काइंड्स, सभी तो भगवान की तारीफ कर रहे हैं। अडोर मतलब प्रशंसा करना। दस ऑल इज हर्ल्ड इन सेक्रेड हिम्स, सारी दुनिया जुट गई है सेक्रेड यानी पवित्र भजनों में, एंड सब ऑर्डर में लगे हुए हैं। द ग्रेट चाइम, चाइम मतलब एक बेल की आवाज आ रही है, एंड सिम्फनी ऑफ नेचर, प्रकृति की सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ सिम्फोनियस है। कहते हैं कि ये पहली बार यूज किया गया वर्ड है कविताओं में, सिम्फनी। सिम्फनी का मतलब होता है सुंदर साउंड, अर्थात पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरी नेचर भगवान का भजन गाने में लगी है। प्रेयर इज द वर्ल्ड इन ट्यून, सारा संसार की जो आवाज है वो प्रेयर है। अ स्पिरिट वॉइस, प्रेयर को राइटर ने यहाँ पे आत्मा की आवाज कहा है, वोकल जॉय कहा है, आवाज का जॉय, हुज इको इज हेवंस ब्लिस, और उसकी गूंज क्या होती है, आसमान में। हेवन का मतलब आसमान भी होता है, हेवन का मतलब स्वर्ग में जाकर हमें आनंद पहुंचाती है। ओ लेट मी क्लाइम, काश मैं वहां पहुंच जाऊं चढ़ करके, व्हेन आई लाई डाउन। ये पैराडॉक्स है कि जब मैं मरूंगा, लाई डाउन मतलब जब मेरी डेथ होगी तो मैं वापस क्लाइम यानी स्वर्ग पहुंच जाऊंगा चढ़ करके, क्योंकि स्वर्ग को हमेशा ऊपर माना गया है। द पायस सोल बाय नाइट, मेरी पवित्र आत्मा रात के वक्त इज लाइक अ क्लाउडेड स्टार, एक जैसे एक स्टार होता है ना, उसके ऊपर जब क्लाउड आ जाते हैं तो वो ढक जाता है, ऐसे ही मेरी आत्मा के ऊपर रात के बादल आ गए हैं। लेकिन आत्मा तो चमकदार है स्टार की तरह, हुज बीम्स, जिसकी किरणें, दो सेट टू शेड देयर लाइट, देखने में लग रहा है कि वो अपनी लाइट को शेड यानी खर्च कर चुका है, अंडर सम क्लाउड, और देखने में नहीं आ रहा है, क्लाउड ने ढक लिया है, येट आर अबव, लेकिन तब भी सितारे होते हैं उन बादलों के पीछे, भले बादलों ने उन्हें ढक लिया है, हमें उनकी चमक नहीं दिख रही है। ऐसे ही शरीर ने भले ढक लिया है, रात ने भले ढक लिया है, पापों ने भले ढक लिया है, लेकिन अंदर एक प्योर चमकीली आत्मा है। और चमक को, लाइट को क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में गॉड से लिंक किया जाता है, क्योंकि उनके जो गॉड हैं उसका रूप लाइट का है। और इस्लाम में उसको बोलते हैं नूर ए इलाही, नूर मतलब चमक, इलाही मतलब गॉड। एंड शाइन एंड मूव बियॉन्ड दैट मिस्टी श्राउड, और मैं इस मिस्टी यानी धुंध भरे इस कफन से, इस बादल से, इस संसार के नियमों से, इसकी गंदगी से, इस पाप से दूर चला जाऊंगा। सो इन माई बेड, और जब मैं बेड में लेटूंगा, यहाँ पे लेटना सोना एक मेटाफिजिकल मेटाफर है, एक जिसके थ्रू राइटर कहना चाह रहा है कि सोना और डेथ एक समान है, दैट कर्टन्ड ग्रेव। और जब मैं, कर्टन्ड ग्रेव क्यों कह रहा है, क्योंकि बेड के चारों तरफ अमीरों के यहाँ कर्टन लगे होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, तो उसको कभी ग्रेव कह रहा है कि ये मेरी कब्र है। दो स्लीप, हालांकि मैं सोऊंगा, लाइक एशेज, और मैं एकदम राख में तब्दील हो जाऊंगा, हाइड माई लैम्प एंड लाइफ, और वो जो राख है वो छुपा लेगी मेरे रोशनी वाले लैंप को, जिंदगी को। बोथ शेल इन दी अबाइड, लेकिन ये सारी चीजें, दी मतलब गॉड, यू अबाइड मतलब तुझसे बंधे हैं भगवान। अर्थात राइटर ने रात को सोने का जिक्र किया है, और सोने का मतलब यहाँ पे डेथ है, लेकिन जब वो जागेगा, अर्थात जब कब्र में दफना दिया जाएगा, लेकिन वो अपने आप को जब होश में पाएगा तो उसकी आत्मा कहाँ पाई जाएगी, स्वर्ग में। इसको भी मैंने इंग्लिश में लिख करके यहाँ समझा दिया है, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन। यहाँ पे एक जो म्यूजिक है, एक बहुत खूबसूरत बात इस कविता की ये है कि इसमें कवि ने बताने की कोशिश की है मेटाफिजिकल तरीके से कि जो गॉड है वो हम सबको पसंद करते हैं, और अगर हम माफी मांग लें तो हमको वो अपने स्वर्ग में जगह देंगे। ठीक है, बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सारा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, इसको आपको एक बार पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद एक अगली पोएम पे चलते हैं। दे आर ऑल गॉन इन टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, ये भी एक बहुत अच्छी पोएम है। इसमें राइटर ने कहने की कोशिश की है कि वो सब चले गए। अब देखो इसका पहला स्टेंजा है, दे आर ऑल गॉन इन टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। अब फिर से देखिए इस थर्ड कविता में भी, कौन है वर्ल्ड ऑफ लाइट, कौन सी जगह बताओ जहां पे रोशनी रोशनी है, और वो है हेवन। कहते हैं सब मेरे दोस्त चले गए, मर गए वहां, मर के स्वर्ग चले गए। एंड आई अलोन सिट्स लिंगरिंग हियर, मैं अकेला ही रह गया, लटकता हुआ यहाँ पे, लिंगरिंग मैंने लटकना। देयर वेरी मेमोरीज फेयर एंड ब्राइट, जितने भी मेरे साथी मर गए हैं, परिवार के लोग मर गए हैं, उनकी मेमोरी बड़ी ताजा है। एंड माई सैड थॉट्स डथ क्लियर, और मेरे विचार जो बड़े सैड हो रहे हैं, क्योंकि जो मेटाफिजिकल पोएम होती है उसमें थोड़ा बहुत मनन, विचार, गॉड का, डेथ का, ये भी रहता है रिलीजियस पोएम्स के अंदर। वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे बैठा सोच रहा हूँ, सेकंड स्टैंजा समझा रहा हूँ। मैंने इनकी इंग्लिश दी है ताकि आप जब पीडीएफ भेजो तो उसको समझ सको, अपनी कॉपी में लिख सको। इट ग्लोज एंड ग्लिटर्स इन माई क्लाउडी ब्रेस्ट, मेरी छाती के अंदर
जो इमोशन सारे उन क्लाउडी मतलब उन्होंने उसको ढक लिया है। और लेकिन आत्मा है अंदर चमकीली, ग्लो और चमकती हुई, लाइक स्टार्स अपॉन सम ग्लूमी ग्रो। ग्रो मतलब पेड़ों के झुंड के, ग्लूमी मतलब अंधियारे, डार्क कलर के पेड़ों के झुंड के बीचों बीच। मान लीजिए कोई जंगल है जहाँ पे बहुत घना जंगल है, और ऊपर आसमान में देखो तो इक्का दुक्का सितारे दिख रहे हैं और बीच बीच में वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो पेड़ है वो हिलते हैं और आपको सितारा दिख नहीं पाता है। तो वो पुरानी पोएम की तरह, पिछली पोएम की तरह राइटर ने फिर से वही बात की है कि भले आत्मा नजर नहीं आ रही हो, एहसास नहीं हो रहा हो, लेकिन आत्मा है। और दोज फेंट बीम्स, कमजोर जो किरणें आ रही है ना, इन विच दिस हिल इज ड्रेस्ड, जिससे ये दूर की पहाड़ी जो ड्रेस्ड हो रखी है, यानी जिसने कपड़े पहन रखे हैं चमक के, यानी उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है आफ्टर द सन्स रिमूव, जब सूरज चला जाता है तो इस पहाड़ी के ऊपर ऊपर सितारों की चमक आ जाती है। आई सी देम वॉकिंग इन एन एयर ऑफ ग्लोरी। तो जितने भी लोग चले जाते हैं यहाँ से मर गए, मैं उनको महसूस करता हूँ कि वो एयर ऑफ ग्लोरी अर्थात हेवन की चमकदार हवा में चल रहे हैं। हुज लाइट डथ ट्रैम्पल ऑन माई डेज, और उनकी रोशनी कुचले जा रही है मेरे दिनों को, अर्थात मेरे दिनों में मुझे वो चमक नजर आ रही है। माई डेज विच आर एट बेस्ट बट डल एंड होरी, मेरे दिन जो भले अच्छे हैं लेकिन मुझे डल लग रहे हैं। होरी मतलब, होरी मैंने सफेद होता है, मतलब मुझे मेरे दिन जो हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेयर ग्लिमरिंग एंड डिकेज, बस ऐसा लगता है सूरज की चमक है और ये खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। मतलब राइटर को पुरानी बातें याद आ रही है। ओके, फिर वो कहता है कि ओ होली होप, ओ हाई ह्यूमिलिटी। राइटर कह रहा है कि होप को होली कहा है, पवित्र होप। तो कहते हैं कि होप स्वर्ग में रहने वाली एक चीज है, और जिसको होली होप होती है, इसको कहीं ना कहीं आशा होती है कि वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, कि क्राइस्ट को, अच्छा हाई क्यों कहा है विनम्रता को? हियर देयर इज एन आइडिया ऑफ रिग्रेट, कि आपने क्राइस्ट के खिलाफ, गॉड के खिलाफ जो काम किया है आपके पूर्वजों ने, एडम और इव ने, उसको स्वीकार करो, शर्मिंदा हो जाओ। हाई एज द हेवंस अबव, जैसे ही तुम होगे ऐसे तो तुम्हें हेवन मिलेगा ऊंचा। दीज आर योर वॉक्स, और वहां पर तुम्हारे जो रास्ते होंगे, जो चलने के, वही तुम्हारे रास्ते हैं, अर्थात तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। एंड यू हैव शोड देम मी, ओ काइंडली मी कोल्ड, माई कोल्ड लव। कोल्ड लव का मतलब है भगवान के प्रति ये जो उदासी है, ये प्यार है, क्योंकि कोल्ड का मतलब है अभी राइटर उतना पैशनेट फील नहीं कर रहा है गॉड के प्रति, लेकिन ये प्यार गॉड का जो है, लव यहाँ पर क्राइस्ट को कहा गया है, वो मुझे दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि मेरे जो तय टाइम है, स्थान है, वो गॉड का है, अर्थात हेवन का है। डियर ब्यूटियस डेथ, डेथ को खूबसूरत कहा है, बिल्कुल ऑपोजिट आइडिया है, क्योंकि लोग डेथ को बदसूरत कहते हैं, डरते हैं उससे। लेकिन कवि कह रहा है कि ये जूल है, ये एक गहना है जस्ट लोगों का। द जस्ट का मतलब है जिसका न्याय होता है उसी को मौत आती है, और ये न्याय कर देती है कि जो अच्छे आदमी है उनको स्वर्ग देती है। शाइनिंग नो वेयर बट इन द डार्क, ये पैराडॉक्स है कविता में, कि डार्क में चमकती है मौत, क्योंकि मौत को हम थोड़ा नेगेटिव मानते हैं। व्हाट मिस्ट्रीज डू लाई बियॉन्ड दाई डस्ट, लेकिन मौत जब हमें डस्ट बना देगी, उस इस रहस्यमय मौत के अंदर छुपा पड़ा है, लेटा पड़ा है क्या? वो आनंद, वो रहस्य क्राइस्ट का, गॉड का, हेवन का, कि हम मरते हैं और हमारी डेथ के थ्रू होते हुए हम वापस क्राइस्ट के पास पहुंच जाते हैं। कुड मैन आउटलुक दैट मार्क, क्या इंसान कभी देख पाएगा इस निशान को? तो राइटर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि हम कभी इस मिस्ट्री को समझ पाएंगे कि डेथ कितनी ऑब्सक्योर है, कितनी रहस्यमयी है, लेकिन हमें स्वर्ग देती है। ही वो दैट जिसने हैथ फाउंड, प्राप्त कर लिया है, सम फ्लेजलिंग बर्ड्स नेस्ट, जिसको वो नेस्ट नजर आ गया है। बर्ड का नेस्ट का मतलब आत्मा, यहाँ पे क्योंकि आत्मा उड़ के चली जाती है, तो कवि ने यहाँ पे फ्लेज्ड फ्लेज्ड बर्ड का है, उड़ी हुई आत्मा का नेस्ट कौन सा है? वापस भगवान का घर। मे नो एट फर्स्ट साइट, वो देखते ही पहली नजर में पहचानेगा। इफ द बर्ड बी फ्लोन, कि क्या वो उड़ गया है। बट व्हाट फेयर वेल और ग्रोव ही सिंग्स इन नाउ, पर वो यहाँ से उड़कर कौन से अच्छे से पेड़ों के झुंड में चला गया है, और वहां वो अपना चहचहा के गाना गा रहा है। दैट इज टू हिम अननोन, उसको पता नहीं है। लेकिन राइटर ने हमें हिंट दिया है कि पक्षी रूपी आत्मा जब यहां से उड़ जाएगी, इट विल गो टू इट्स ओरिजिनल नेस्ट, दैट इज गॉड्स हाउस, यानी हेवन। एंड येट एज एंजल्स इन सम ब्राइटर ड्रीम्स, जैसे एंजल्स आकर के हमें सपनों में बताते हैं, कॉल टू द सोल, कहते हैं कि सोल से जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, वो आत्मा की से बात करते हैं सपनों में। व्हेन मैन डथ स्लीप, जब आदमी सो जाता है। सो सम स्ट्रेंज थॉट्स ट्रांसेंड आवर वांटेड थिंग्स, अजीब से जो विचार हैं वो हमें ट्रांसेंड यानी ऊपर उठा देते हैं,
और हमारी वांटेड थीम्स का मतलब है वही सारी थीम्स एंड इनटू ग्लोरी पीप, हम जो चाहते हैं। ग्लोरी का मतलब चमकदार, पीप मतलब झांकना, अर्थात वो आके हमें दिखा देते हैं सपने में वो स्थान जहां पे हमें अल्टीमेटली जाना है, अर्थात स्वर्ग। ये 10th स्टैंजा की पोएम है। अब हम आ गए हैं 8 पे। इफ अ स्टार वर कन्फाइंड इनटू अ टूम, क्योंकि आत्मा एक स्टार है और वो टूम मतलब कब्र में सीमित हो जाता है, अर्थात आदमी जब मर जाता है कब्र में दफना देते हैं। हर कैप्टिव फ्लेम्स मस्ट नीड्स बर्न देयर, लेकिन उस मरे हुए आत्मा को, उस मरे हुए शरीर को, सॉरी, उसके अंदर ये ना कैप्टिव होती है, कैद होती है वो फ्लेम, वो जोश, वो आत्मा का तेज, वो वहां पे जलता रहता है। बट व्हेन द हैंड दैट लॉक्ड हर अप, जिस हाथ ने उस आत्मा को वहां लॉक कर दिया है, गिव्स रूम, वही जगह देता है, शी विल शाइन थ्रू ऑल द स्फीयर, और वो बाद में ऊपर उसको आसमान में बुला लेता है, क्योंकि गॉड ने मौत दी है, गॉड ने शरीर दिया है, तो गॉड ने ही आत्मा दी है, तो वो वापस उसको वहां बुला लेगा, आत्मा को अपनी जगह पर। ओ फादर ऑफ एटर्नल लाइफ, अर्थात हे परमात्मा, एटर्नल लाइफ यानी शाश्वत लाइफ कौन सी है? आत्मा की। क्योंकि हमारी जो बॉडी की लाइफ है वो तो कम है, क्योंकि वो तो जब शरीर मरता है तो खत्म हो जाती है। लेकिन एटर्नल लाइफ की जो पिता है अर्थात परमात्मा गॉड, एंड ऑल क्रिएटेड ग्लोरीज अंडर दी, तेरे अंडर जो सारी जिंदगी कायनात की जो चीजें क्रिएट की गई है चमकदार, ओ भगवान तू रिज्यूम द स्पिरिट फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑफ थ्रैल। थ्रैल मतलब अट्रैक्शन, गुलामी। ये जो गुलामी का संसार है शरीर का, यहां से मुझे वापस बुला ले मेरी आत्मा को इनटू ट्रू लिबर्टी, और मुझे सच्ची आजादी दे दे। लास्ट स्टैंजा, ईदर डिस्पर्स दीज मिस्ट, या तो खत्म कर दे इन धुंधों को, इन कंफ्यूजन्स को, इन इल्यूजन्स को, या तो विच ब्लॉट्स, जो मेरे को रोक रहे हैं, ब्लॉट लगा रहे हैं मेरे ऊपर, धुंधला कर रहे हैं, एंड फिल माई परस्पेक्टिव स्टिल एज दे पास, क्योंकि इस दुनियादारी की जो मिस्ट है वो मेरे परस्पेक्टिव का मतलब होता है मेरे ज्ञान को अंधा कर रहे हैं, और एल्स रिमूव मी, या मुझे यहां से निकाल ले भगवान, हटा दे मुझे, हेंस इनटू दैट हिल, मुझे उस स्वर्ग की हिल पे ले जा, वेयर आई शैल नीड नो ग्लास, जहां पे मुझे किसी भी तरह के किसी भी चीज को देखने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे ग्लास का मतलब है कि मुझे और कोई चीज देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये पोएम भी रिलीजियस है, जिसमें कहीं ना कहीं धरती, स्वर्ग, क्राइस्ट, पाप, है ना, इन सब चीजों के रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो इसमें जो पोएम का एंड हुआ है वो बहुत खूबसूरत एंड माना जाता है, कि वो सारे जो डिजायर्स है, मेरे पर्सपेक्टिव है, उनको हटा लो भगवान। इफ दिस कैन नॉट बी डन, अगर ये नहीं होता है, द स्पीकर आस्क्ड दैट ही बी रिमूव्ड फ्रॉम लाइफ, प्लेस इनटू द हिल और विद इन डेथ, वेयर ही शैल नीड नो ग्लास। ग्लास का एक और मतलब है, मुझे कोई चमक नहीं चाहिए, मुझे कोई इमेज नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लास में हम इमेज देखते हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई इमेज, मुझे एक ही रहने दो आप। ओके, अगली पॉइंट पे आते हैं, क्विकनेस। ये भी बहुत सुंदर कविता है। फॉल्स लाइफ ए फॉइल एंड नो मोर, जिंदगी को कह रहा है कि झूठी जिंदगी है, कवर है और कुछ नहीं है, फॉइल मैंने कवर है और कुछ नहीं है। व्हेन विल दाउ बी गॉन, कब जाएगी ये जिंदगी, झूठी जिंदगी। दाउ फॉल डिसेप्शन ऑफ ऑल मैन, ये जो जिंदगी है ये एक धोखा है, फाउल है, ये गंदी चीज है, सभी इंसानों को आती है। दैट वुड नॉट हैव द ट्रू कम ऑन, जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि उनका सच क्या है और वो सच कब आएगा। दाउ आर्ट अ मून लाइक टॉयल अ ब्लाइंड सेल्फ पोजिंग स्टेट, a dark contest of waves and wind, a mere tempestuous debate। ये आत्मा जो है वो चांद की तरह है, लाइक अ टॉयल, जो दिखती है, मतलब घटती बढ़ती रहती है, केवल एक इल्यूजन है। हम अंधे हो जाते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये जिंदगी एक डार्क कॉन्टेस्ट, एक डार्क स्ट्रगल बन गई है, जिसमें कभी वेव्स आ जाती हैं, कभी विंड्स आ जाती हैं। मेयर टेम्पेस्चुअस का मतलब है तूफान आते रहते हैं, और केवल हम डिबेट करते रहते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लाइफ इज अ फिक्स्ड डिसर्निंग लाइट इन नोइंग जॉय, नो चांस और फिट बट एवर ब्राइट एंड काम एंड फुल, yet डथ नॉट क्लॉय। राइटर ने इस लाइन में कहने की कोशिश की है कि जो जिंदगी है ये एक जॉय है, लेकिन अगर हम भगवान को जाने तो इसको हम ब्राइटली पहचान सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं थी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। is such a blissful thing that still doth vivify, vivify मतलब स्पष्ट कर देना, and shine and smile and hath the skill to please without eternity। कहता है कि ये बड़ा आनंदित क्षण होता है जब हमको ये बात पता चल जाती है कि हम एक्चुअल में आत्मा है, और हम एक्चुअल में बिना एटर्निटी के रह नहीं सकते, अनंतता के। और जब हमें ये बात पता चल जाती है तो हम बड़ा जल्दी करते हैं कि जितनी जल्दी मौत आए उतना ही अच्छा है, ताकि हम वापस से आत्मा बन जाएं। Thou art a toilsome mole or less a moving mist, but life is what none can express।
पता नहीं ये जिंदगी एक टॉयलसम का मतलब होता है मेहनत करने की चीज है, या उससे कोई कम चीज है, या कि एक चलती फिरती धुंध है, क्योंकि इल्यूजन है ना, धुंध में चीजें नजर नहीं आती है स्पष्ट। लाइफ पता नहीं क्या है, व्हाट नन कैन एक्सप्रेस, कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ए क्विकनेस विच माई गॉड हैथ किस्ड, लगता है तो क्विकली भगवान ने बना दिए, और उसने हमें जिंदगी से, मतलब उसने हमें किस किया, और उसने हमें ये जिंदगी दे दी, इसमें आत्मा डाल दी। तो ये जो पोएम है उसके अंदर भी एक रिलीजियस थीम है, क्रिश्चियन लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगली पोएम है मैन। मैन के बारे में कवि कह रहा है, वेइंग द स्टेडफास्टनेस एंड स्टेट ऑफ सम मीन थिंग्स व्हिच हियर बिलो रिसाइड, वेयर बर्ड्स लाइक वॉचफुल क्लॉक्स द नॉइसलेस डेट एंड इंटरकोर्स ऑफ टाइम डिवाइड। हम जब धरती में रहते हैं, वेइंग तो तोलते रहते हैं, स्टेडफास्टनेस एंड स्टेट, स्टेडफास्टनेस का मतलब है हम बिल्कुल जुड़े रहते हैं, है ना, इन छोटी मोटी चीजों से, मीन थिंग्स से, जो बिलो मतलब इस धरती पर हमारे साथ रहती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बर्ड समय पर उठ जाते हैं, वॉचफुल क्लॉक्स का मतलब है समय पर जो भगवान ने जो घड़ी बनाई है नेचर की, अपना जिंदगी जीते रहते हैं। नॉइसलेस डेट का मतलब है सारे पक्षी जानवर पेड़ पौधे फूल पत्ते अपना बिना शोर मचाए आराम से जीवन जीते हैं, और उनका लाइफ का एंड हो जाता है, नए जीव आ जाते हैं, है ना। अपने टाइम को, इंटरकोर्स मतलब जीवन के टाइम को उन्होंने डिवाइड कर रखा है। वेयर बीज एट नाइट गेट होम, मधुमक्खियां रात को अपने घोंसले में आ जाती हैं, हाइव मतलब घोंसला। फ्लावर्स अर्ली एज वेल एज लेट, चाहे वो जल्दी खिले चाहे लेट, राइज विद सन, सूरज के साथ फूल खिल जाते हैं, एंड सेट इन द सेम बॉवर्स, और फिर अस्त हो जाते हैं, अर्थात सेट का मतलब अस्त होना या मुरझाना, फिर से उन्हीं बॉवर्स का मतलब है उन्हीं पेड़ों के झुंडों में या उन फूलों के झुंडों में। आई वुड सेड आई माई गॉड वुड गिव द स्टेटनेस ऑफ दीज थिंग्स टू मैन। अगर भगवान हमें इतना स्ट्रेटनेस दे देता, अर्थात हम भी एक ही जगह रहते इन फूलों की तरह, इन पेड़ पत्तों की तरह, कि वहीं खिलते, वहीं अपना जीवन बिताते, वहीं खत्म हो जाते, फॉर दीज टू हिज डिवाइन अपॉइंटमेंट्स एवर क्लीव एंड नो न्यू बिजनेस ब्रेक्स देयर पीस। पर ये राइटर अब यहाँ पे बहुत अजीब बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जितने भी निर्जीव चीजें हैं, या फूल पत्ते वगैरह पेड़ पौधे नेचर वगैरह, ये बड़े शांति से रह रहे हैं। इनकी मतलब इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, इनके अपॉइंटमेंट को, इनकी नेचर को, है ना, इनके बिजनेस को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ये तुरंत जैसे भगवान ने इनको कह के भेजा है वैसा जीवन ये जी लेते हैं। द बर्ड्स नॉर सो नॉर रीप, ये लाइन बहुत फेमस है वर्ल्ड में। पक्षी ना तो बीज बोते हैं ना फसल काटते हैं, यट सब, फिर भी सब मतलब सफर करना यानी खाना खाते हैं, और डाइन पानी पीते हैं, है ना, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। मतलब कहने का मतलब है पक्षी काम नहीं करते, है ना। पक्षी करत न चाकरी करके हमारे हिंदुओं में भी एक लाइन आती है कि भगवान ने सबको काम दिया है, सबको खाना देता है, इंसान पता नहीं क्यों इतनी चिंता करता है। द फ्लावर्स विदाउट क्लोथ्स लिव, फ्लावर को देखो कोई कपड़े नहीं पहनता, जिंदा रहता है तब भी। यट सोलोमन, बाइबल के एक बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, सबसे बुद्धिमान राजा हुए हैं सोलोमन, वॉज नेवर ड्रेस टू फाइन, उन्होंने जिंदगी में कभी बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने। जैसे हमारे यहाँ पर भी ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने भगवान का नाम लेते रहे और अपना काम करते रहे और कभी शिकायत नहीं की। मैन हैथ स्टिल ईदर टॉयज और केयर, इंसान ने न जाने कैसे कैसे, टॉयज का मतलब खिलौने हैं लेकिन यहाँ पे मतलब निकल रहा है, न जाने कैसे कैसे चीजों को पाल रखा है और फालतू में चिंताएं करता है। ही हैथ नो रूट्स, उसकी जड़ें नहीं है, नॉट टू वन प्लेस टाइड, एक जगह पे बंधा भी नहीं है इंसान, बट एवर रेस्टलेस एंड इरेगुलर, फिर भी हमेशा हमेशा बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है, इरेगुलर रहता है। अबाउट दिस अर्थ डथ रन एंड राइड, हमेशा इस धरती पर दौड़ता रहता है इधर उधर। मतलब आप इस पोएम को समझ सकते हैं ना, कि इसमें दिखाया कि कैसे इंसान बड़ा परेशान रहता है, और जितने भी दूसरे जीव हैं वो अपना जीवन आराम से जीते हैं। ही नोज ही हैथ अ होम, सबको पता है इंसान का घर है। यहाँ पे होम के कई मीनिंग है बच्चों। दूसरा मतलब है कि उसको पलट के वापस गॉड के पास जाना है जो उसका असली घर है, बट स्केर्स नोज वेयर, लेकिन उसको ये पता ही नहीं है। स्केर्स मतलब मुश्किल से ही जानता है कि कहाँ। ही सेज इट इज सो फार, कभी वो कहता है कि नहीं घर बहुत दूर है, हेवन दूर है, दैट ही हैथ क्वाइट फॉरगॉट हाउ टू गो देयर, और या वो इतने समय से इस धरती पर रह रहा है कि भूल ही गया, वो भूल गया कि उसको जाना कैसे है वापस उस घर पर। ही नॉक्स एट ऑल डोर्स, यहाँ पे इसका गहरा मतलब है वो कई तरह के धर्म इंसान ने क्रिएट कर लिए, और कई धर्मों के दरवाजों पर वो खटखटाता है, यानी गॉड को जानने की कोशिश करता है, या अपने आप को कि मैं कौन हूँ, स्ट्रेस भटकता है, रोम भटकता है। ने हैथ नॉट सो मच विट, लेकिन उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, सम स्टोन्स है कि पत्थरों में भी इतनी बुद्धि है, विच इन द डार्केस्ट नाइट्स पॉइंट टू देयर होम्स, जो
क्योंकि पत्थर भी अगर धरती पर पड़ा है तो वो ऊपर की ओर इशारा कर रहा है कि भाई मुझे ऊपर जाना है। यहाँ पे ये मेटाफिजिकल स्टाइल की कविता है। ये कह रहा है कि देखो पत्थर को भी पता है कि उसको वो सृष्टि की जो शुरुआत वो गॉड ने की है और वो ऊपर से हुई है और उसे वापस वहीं जाना है। बाय सम हिड सेंस देयर मेकर गेव, कुछ हिडन सेंस में मेकर मतलब परमात्मा ने उनको दिया था पत्थरों को भी एक सेंस कि वो उसी तरफ इशारा करते हैं। अगर उनको नुकीला भी कर दोगे तो वो ऊपर की ओर इशारा करेंगे कि हम वहां से आए वहीं जाएंगे, वही हमारा घर है। मैन इज द शटल, लेकिन मैन पता नहीं क्यों, शटल जानते हो ना, बैडमिंटन जो होती है जिसमें अपन खेलते हैं, एक चिड़ी जिसको बोलते हैं, एक जना हिट करता है फिर दूसरा जना हिट करता है, मतलब इंसान शटल है, इधर से उधर उधर से इधर, टू हुज विंडिंग क्वेस्ट, विंडिंग क्वेस्ट का मतलब हवा में वो, क्वेस्ट मतलब इधर उधर भटक रहा है, एंड पैसेज आ रहा है जा रहा है थ्रू दीज लूम्स। लूम्स का मतलब होता है जैसे लूम चलती है ना, हथकरघा, जिसके अंदर आपको मालूम है एक से दूसरी डायरेक्शन के अंदर आपको धागा चलाना पड़ता है। कहता है एक लूम बन गया है आदमी का जीवन। गॉड ऑर्डर्ड मोशन, गॉड ने कहा था कि भाई तू मोशन में रहना, बट ऑर्डेंड नो रेस्ट, लेकिन लगता है भगवान ने इसको कोई आदेश नहीं दिया है रेस्ट का। रेस्टलेस सोल, बेचारा यह इंसान रेस्टलेस सोल है, इसको आराम कभी नहीं आएगा। तो ये कविता भी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, इसका एक्स्ट्रा रेफरेंस मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है। तो ये जो 5 poems आई हैव एक्सप्लेन डियर फ्रेंड्स, and through that I have tried to explain a major writer Henry Vaughan, जिससे कि आपको काफी बेनिफिट होगा एग्जाम में। आप इन सभी पोएम्स को डिटेल में एक बार फिर से पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दैट्स इट, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।